अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क्स की तीन टाइप्स हमने डिस्कस की थी। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क को हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में जिन पॉइंट्स पे हमने फोकस करना है उनमें एक तो लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में डिफरेंसेस हैं और दूसरा नेटवर्क आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में डिफरेंसेस हैं जो कि हमने जो डिस्कस करने हैं। तो इसमें सबसे पहला जो डिफरेंस है वो यही है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो एक सिंगल प्लेस पर जो वो बनाया जाता है, एक रूम में, एक बिल्डिंग में बनाया जाता है, जबकि वैन जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो एक ऐसा नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसी तरह से जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये लिमिटेड एरिया पे होता है, जबकि वैन जो है ये कोई लिमिटेड एरिया पर नहीं है, ये अनलिमिटेड एरिया पर या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो इसके अंदर कवर किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे डेटा की जो ट्रांसफ़र रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड तक हो सकता है, जबकि वैन के अंदर हमारे डेटा की स्पीड स्लो होती है। मैंने आपको बताया था कि 56 किलोबिट्स पर सेकंड से लेकर और 100 मेगाबिट्स पर सेकंड या उससे कुछ ज़्यादा जो हो सकता है। लैन जो है वो लेस कॉस्टली है, इतनी ज़्यादा जो है वो कॉस्ट इस पर नहीं आती, लेकिन जो वैन है वो एक्सपेंसिव है। इस तरह से जो फिफ्थ डिफरेंस है उसमें ये है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो थ्रू वायर्स जो वो कनेक्ट किया जाता है। हम प्राइवेट वायर्स अपनी खुद परचेज करते हैं और उसके साथ हम लोकल एरिया नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, जबकि वैन में टेलीफोन लाइंस को यूज़ किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क परमानेंट होता है और वायर्स को यूज़ करके बनाया जाता है, जबकि वैन परमानेंट नहीं होता और जो टेलीफोन लाइंस हैं उनको हम इस्तेमाल करके बनाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में फाइल्स शेयर करते हैं, हम हार्डवेयर को भी शेयर करते हैं, लाइक जैसे प्रिंटर है, मॉडेम है, हार्ड डिस्क है। तो हम अगर अपने हार्डवेयर को यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको शेयर करना चाहें तो हम आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो वैन है उस पर हम अपने हार्डवेयर को शेयर नहीं करते। वैन एक्चुअली डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए बनाया गया है। लोकल एरिया नेटवर्क में लेस पॉसिबिलिटी होती है एरर रेट की, कि जब हम ट्रांसमिशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारा एरर कम से कम जो वो रहता है, लेकिन जो वैन है उसमें एरर रेट जो वो ज़्यादा होता है। चूँकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है इसलिए जो ट्रांसमिशन है मुमकिन है कि वो जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो हमारा डेटा तो उसमें एरर रेट ज़्यादा हो। लोकल एरिया नेटवर्क में जो प्रॉब्लम है वो क्यों जो वो हो सकती है, आमतौर पे जो हमारी केबल है उसके अंदर जो डिस्टरबेंस हो सकती है, जबकि जो वैन है उसके अंदर प्रॉब्लम कब आ सकती है, जब हमारी टेलीफोन लाइंस के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर की है। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क एंड हाउ दे कम्युनिकेट। ये नेटवर्क आर्किटेक्चर की डेफिनेशन है कि नेटवर्क आर्किटेक्चर किसे कहा जाता है। एक्चुअली जो कंप्यूटर्स का डिज़ाइन है, जो हमने नेटवर्क बनाया हुआ है उसमें कंप्यूटर्स का डिज़ाइन और उस डिज़ाइन में कंप्यूटर्स ने आपस में कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है। जितनी भी डिवाइसेस उस नेटवर्क में लगी हुई हैं उन डिवाइसेस के साथ कंप्यूटर्स ने आपस में कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, उसको नेटवर्क आर्किटेक्चर का नाम दिया जाता है। दो मोस्ट कॉमन नेटवर्क आर्किटेक्चर्स हैं, एक को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहा जाता है और दूसरे को पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का नाम दिया जाता है। सबसे पहले हम पीयर टू पीयर नेटवर्क को या पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर को जो डिस्कस करेंगे। पीयर टू पीयर इज अ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव नेटवर्क
जी, पहला पॉइंट बड़ा सिंपल है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क बड़ा सिंपल और इनएक्सपेंसिव नेटवर्क होता है, यानी इस पर कोई इतने ज़्यादा अखराजात नहीं लगते इस नेटवर्क को बनाने के लिए। ये कब बनाया जाता है? जब हमारे पास नेटवर्क में 10 कंप्यूटर से कम कंप्यूटर्स हों, यानी अगर आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की तादाद 10 या उससे कम है तो फिर आप किसको प्रेफर करेंगे? फिर आप पीयर टू पीयर नेटवर्क को प्रेफर करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड है जिसमें ये डिसाइड किया गया कि अगर 10 से कम कंप्यूटर्स हों तो फिर अगर आप पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाते हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और जब हमारे पास 10 से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं तो फिर हम पीयर टू पीयर को सजेस्ट नहीं करते, फिर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की तरफ चले जाते हैं। सो पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है? वो कहते हैं ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क कैन शेयर द हार्डवेयर, डेटा और इंफॉर्मेशन ऑफ एनी कंप्यूटर इन द नेटवर्क। कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, तमाम कंप्यूटर्स का स्टेटस सेम होता है और हर कंप्यूटर अपना हार्डवेयर, अपना डेटा और इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे मौजूद दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हर कंप्यूटर अपनी फाइल्स को अपनी स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर करता है, वो किसी और कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर नहीं करता। ये हर कंप्यूटर की अपनी स्टोरेज डिवाइस होती है और उस कंप्यूटर का डेटा उसी कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड ऑन ऑल कंप्यूटर्स। जी, तमाम सॉफ्टवेयर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हर कंप्यूटर के अंदर उसका अपना इंस्टॉल किया जाता है, अलग अलग इंस्टॉल किया जाता है। आप यूं ही समझ लें कि ये इंडिविजुअल कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, अपने उनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं और यूजर उन पर बैठ के अपना काम करता है। लेकिन जरूरत पड़ने पे डेटा बाकी कंप्यूटर्स के साथ शेयर किया जा सकता है। नेटवर्क पे मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो दूसरे कंप्यूटर्स के जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीयर टू पीयर नेटवर्क स्मॉल बिजनेस के लिए या होम यूजर्स के लिए सूटेबल होता है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर या पीयर टू पीयर नेटवर्क जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो हमें प्रोवाइड करती है। हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हुए अपने कंप्यूटर्स का एक पीयर टू पीयर नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं। ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं, एक बिल्डिंग में 4 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं और हम उन चारों कंप्यूटर्स का वाया हब जो वो कनेक्ट कर देते हैं और ये इन चारों कंप्यूटर्स का एक पीयर टू पीयर नेटवर्क बन जाएगा। स्टाफ 1 वर्कस्टेशन बेसिकली कहा जाता है ऐसा कंप्यूटर जहां पर बैठ के आप वर्किंग करते हैं, उसको वर्कस्टेशन कह दिया जाता है एक्चुअली ये नोड ही, इसको हम नोड ही कहते हैं क्योंकि ये नेटवर्क पे मैंने आपको बताया था कि जितनी भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं दैट इज कॉल्ड नोड। तो ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है, लेकिन वैसे हम इसको वर्कस्टेशन का नाम भी दे सकते हैं। आपको चैप्टर 1 में मैंने वर्कस्टेशन पढ़ाया था कि वर्कस्टेशन कंप्यूटर क्या होता है। सो यहां पर ये चारों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। इस कंप्यूटर पे बैठ के जो पर्सन काम करेगा वो अपनी फाइल्स इसी कंप्यूटर के अंदर स्टोर करेगा। इस कंप्यूटर पे जो पर्सन बैठ के काम करेगा वो अपनी फाइल्स इसी कंप्यूटर में सेव करेगा। लेकिन देखें अगर आप तो ये एक प्रिंटर जो है वो इस वर्कस्टेशन के साथ लगा हुआ है और बाकियों के साथ नहीं लगा हुआ। ये एक स्कैनर लगा हुआ है इस वर्कस्टेशन के साथ, बाकियों के साथ नहीं लगा हुआ, लेकिन ये दोनों क्या हैं? ये शेयर्ड है इस नेटवर्क पे। तो यहाँ जो एम्प्लॉय बैठ के काम कर रहा है वो अगर अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करना चाहे तो वो इस कंप्यूटर के यानी इस वर्कस्टेशन के ये इस रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकता है। जरूरत पड़ने पे ये एक दूसरे के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये जो प्रिंटर है ये शेयर्ड है। सो ये इन तीनों वर्कस्टेशंस पे हमें नजर आ रहा होगा। इनकी स्क्रीन्स पे जब हम प्रिंट की कमांड देंगे तो इसका स्टेटस वहां पर आ रहा होगा कि इस प्रिंटर के पास आपने भेजनी है, ये शेयर्ड प्रिंटर है।
आप यस कर देंगे तो ये यहाँ से पेपर प्रिंट आउट होके निकल आएगा। इसी तरह से ये स्कैनर है, ये भी शेयर्ड है। सो जिस कंप्यूटर पर बैठ के हम इस डॉक्यूमेंट को अगर स्कैन करना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ पर बैठ के स्कैन कर सकते हैं। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क एक्चुअली एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि स्मॉल बिजनेस ऑफिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या होम यूजर जो हो इसको अडॉप्ट कर सकता है। तो हर कंप्यूटर की अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमने उस पर इंस्टॉल किए हुए होते हैं, उसका अपना डेटा अपनी स्टोरेज पे स्टोर होता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसका सेटअप इजी है, इसको मेंटेन करना इजी है, ये कोई एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर की जो वो रिक्वायर नहीं करता। तमाम कंप्यूटर जो वो सेम स्टेटस के होते हैं और इन कंप्यूटर्स में कोई भी सर्वर कंप्यूटर नहीं होता। स्मॉल ऑफिस के लिए जहां पर हमारे पास 10 या 10 से कम कंप्यूटर्स हों, उस वक्त हम नेटवर्क आर्किटेक्चर जो यूज करते हैं वो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। डिसएडवांटेजेस में जो हमारे कंप्यूटर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड जो स्लो होती चली जाएगी। और दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है लेस सिक्योरिटी, इसमें हमारे डेटा की इतनी हाई सिक्योरिटी जो प्रोवाइड नहीं की जाती। सो इन दो रीजंस की वजह से जब हमारे कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ जाती है तो फिर हम पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर की बजाय क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इसके अंदर एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स एज ए सर्वर एक्ट करते हैं और बाकी जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एज ए क्लाइंट एक्ट करते हैं। सर्वर कंप्यूटर जो वो क्लाइंट कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्वर कंप्यूटर को होस्ट कंप्यूटर भी कहा जाता है और क्लाइंट कंप्यूटर्स रिसोर्सेज को यूज करने की रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर के पास, और सर्वर जो है जो जब रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट कंप्यूटर्स की तरफ से तो उनकी उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता है। तो जो सर्वर कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करता है, उनकी एक्सेस को कंट्रोल करता है, और बकिया जो क्लाइंट्स हैं उनको सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज जो वो प्रोवाइड करता है कि वो सर्वर कंप्यूटर के अंदर अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और सर्वर कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स मौजूद हैं या जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको वो एक्सेस कर सकते हैं। इससे पता ये चला कि जिस तरह से पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में हर कंप्यूटर के अंदर उसका अपना डेटा स्टोर होता था और उसके अपने प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने पड़ते थे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर इस तरह से नहीं होता। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर सर्वर कंप्यूटर बाकी क्लाइंट्स को स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और क्लाइंट्स पे जो हम अपना डेटा स्टोर करते हैं वो एक्चुअली क्लाइंट पे स्टोर नहीं होता, वो सर्वर कंप्यूटर पे स्टोर होता है। वो सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज जो वो हमें प्रोवाइड करता है। और इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी सर्वर कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड होते हैं और क्लाइंट पे हम उन सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस करने की ग्रांट लेते हैं सर्वर कंप्यूटर से और सर्वर जो हमें वो ग्रांट दे देता है। सो जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे वो सर्वर कंप्यूटर पे होंगे, जितना हमारा डाटा होगा वो सर्वर कंप्यूटर पे होगा। सो जो सर्वर कंप्यूटर है वो क्लाइंट कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होता है और इसकी मेमोरी भी ज्यादा होती है क्योंकि इसने बाकी तमाम क्लाइंट कंप्यूटर्स को रिस्पॉन्ड करना होता है, उनको एंटरटेन करना होता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि जब वर्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ जाती है, तो फिर हम अपने सर्वर को वर्किंग जो उसकी स्पेसिफिक कर देते हैं कि बस ये कंप्यूटर या ये जो सर्वर कंप्यूटर है ये यही स्पेसिफिक वर्किंग करेगा। जब वो स्पेसिफिक वर्किंग करता है तो फिर हम उसको डेडिकेटेड सर्वर का नाम दे देते हैं। डेडिकेटेड सर्वर का टॉपिक जो वो आगे आएगा, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ये एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, यहाँ पर सर्वर लिखा हुआ है और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं। सो क्लाइंट कंप्यूटर जो सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर जो है वो उनको वो ग्रांट एक्सेस करता है। अब इसमें देखें कि क्लाइंट के पास अपने पास स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती, उसके अपने अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होते, तो वो ग्रांट करता है सर्वर से। सर्वर जो है वो उसको अलाउ कर देता है कि आप इसको जो इस्तेमाल कर लें।
तो इस तरह से जब हमारे पास 10 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हों तो फिर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर आ जाता है। डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है? डेडिकेटेड सर्वर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि जब वर्किंग स्पेसिफिक कर देते हैं तो फिर हम उसको, उस सर्वर को डेडिकेटेड सर्वर का नाम दे देते हैं। लाइक अगर हमारे पास 100 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है और हर कंप्यूटर की जो स्टोरेज है वो सर्वर कंप्यूटर पे परफॉर्म होनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक सर्वर कंप्यूटर को डेडिकेट कर देंगे कि ये सर्वर कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इनकी फाइल्स को स्टोर करेगा। एक कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर हम डिफाइन कर देंगे कि ये इस सर्वर कंप्यूटर के साथ 4-5 प्रिंटर्स लगे हुए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग करेगा। इसी तरह से एक सर्वर कंप्यूटर जो हम डिफाइन कर देंगे कि ये नेटवर्क की ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा या उसको मैनेज करेगा। तो जब हम वर्किंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चूंकि नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा हो जाते हैं, तो हम वर्किंग उनकी डिफाइन कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं कि ये फिर एक पूरा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ फाइल्स को मैनेज करेगा, ये एक पूरा कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर को मैनेज करेगा। तो फिर उसको हम डेडिकेटेड सर्वर का नाम देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है जी? क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्क पे जो कि सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है और सर्वर कंप्यूटर के पास रिक्वेस्ट भेजता है रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की, उसको क्लाइंट कंप्यूटर का नाम दिया जाता है। और जो सर्वर कंप्यूटर है वो उसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता है और उसको, उसकी रिक्वेस्ट को अलाउ करता है। क्लाइंट कंप्यूटर जो लेस पावरफुल होता है जबकि सर्वर कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल होता है। सर्वर कंप्यूटर जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो डिवाइस उसके साथ कनेक्ट होती है उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और ये क्लाइंट कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होता है। सर्वर कंप्यूटर क्या क्या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है? कंट्रोल एक्सेस की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और डेटा को कंट्रोल करता है कि किस सॉफ्टवेयर की एक्सेस मेरे पास भेजी गई है फलां कंप्यूटर से, वर्कस्टेशन 1 से या 2 से या 3 से, तो उसको, उसकी एक्सेस को कंट्रोल करता है कि आया कि उस डेटा को ये कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है, ये नहीं कर सकता। ये सॉफ्टवेयर की डिमांड आई है तो मैंने इसको ये अलाउ करना है या नहीं करना है। सेंट्रलाइज स्टोरेज, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनका डेटा और इंफॉर्मेशन सर्वर कंप्यूटर पे स्टोर होता है। डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो सर्वर कंप्यूटर पे होती है। सॉफ्टवेयर शेयरिंग जो वो सर्वर कंप्यूटर पे हो सकती है। मैनेजिंग द नेटवर्क ट्रैफिक, हम अपने सर्वर कंप्यूटर बैठ के अपने नेटवर्क के डेटा की ट्रैफिक को मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो ये वो सर्विसेज थी जो कि सर्वर कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है। इस तरह से फिर हमारे पास आगे डेडिकेटेड सर्वर की डिटेल आ जाती है कि डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेडिकेटेड सर्वर है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म करता है। लाइक जिस तरह से मैं अगर ये कह दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ईमेल्स को जो वो हैंडल करेगा, तो या मैं कहता हूं कि ये सर्वर सिर्फ और सिर्फ फाइल स्टोरेज को जो वो हैंडल करेगा, उसको डेडिकेटेड सर्वर का नाम दिया जाता है। लिहाजा जब हमारे पास वर्किंग ज्यादा हो जाती है और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ जाती है तो फिर हम उनका टास्क स्पेसिफिक कर देते हैं ताकि हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिल सके। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर की टाइप है वो है प्रिंट सर्वर। प्रिंट सर्वर क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है, प्रिंट सर्वर ये एक ऐसा सर्वर होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनको एंटरटेन करेगा। यानी नेटवर्क पे जितनी भी प्रिंटिंग से रिलेटेड जॉब्स आएंगी वो इस प्रिंट सर्वर के पास जो वो आएंगी। और अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 500 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है और जितने भी कंप्यूटर्स हैं सारे जो एट टाइम अगर प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो इसके लिए कम से कम हमें 8-10 प्रिंटर्स चाहिए एक सर्वर कंप्यूटर के साथ अटैच कर देंगे और उस सर्वर का स्टेटस हम रख देंगे प्रिंट सर्वर। तो वो सारे जो प्रिंटर्स हैं
वो उस नेटवर्क पे शेयर्ड होंगे। सो जिस यूजर ने भी प्रिंट की रिक्वेस्ट भेजनी है वो प्रिंट सर्वर के पास भेजेगा और प्रिंट सर्वर के साथ जो लगा हुआ प्रिंटर होगा वो उसको प्रिंट आउट कर देगा। सो वो कहते हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड प्रिंटिंग की सर्विसेज जो वो हमें प्रोवाइड करेगा। सर्वर जो है प्रिंट जॉब्स का रूट जो वो डिफाइन करेगा कि ये जो प्रिंट सर्वर है मैंने सारी की सारी जो प्रिंटिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं वो प्रिंट सर्वर के पास भेजनी है। इसी तरह से हम अपनी जॉब्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि इस जॉब की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसको पहले प्रिंट आउट किया जाए, इस जॉब की प्रायोरिटी कम है और इसको बाद में प्रिंट आउट किया जाए। नंबर 2 हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर आ जाता है। एप्लीकेशन सर्वर डेडिकेटेड सर्वर की वो टाइप है जहां पर तमाम के तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स स्टोर होंगे और उसी एप्लीकेशन सर्वर से उनको क्लाइंट्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो जितनी भी अपग्रेडेशन है वो सारी सारी हमने एप्लीकेशन सर्वर पे परफॉर्म करनी है। हमने वहां पर अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना है क्योंकि वहां से वही सॉफ्टवेयर्स क्लाइंट कंप्यूटर्स पर डिप्लॉय किए जाएंगे और उनको वहां पर यूजर्स यूज करेंगे। सो हर नेटवर्क पे मौजूद हर नोड में जो हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ सर्वर कंप्यूटर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करेंगे और उनको क्लाइंट कंप्यूटर्स पर शेयर किया जाएगा। लिहाजा जब हम अपडेट करेंगे तो अपडेट भी चूंकि वो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल सर्वर कंप्यूटर पर हैं तो वहीं पर हम अपडेट करेंगे, तो वो जब अपडेट हो जाएंगे तो वो अपडेटेड वर्जन ही दोबारा जो है वो फिर बाकियों के साथ शेयर होगा। इस तरह से हमारा काफी हद तक जो बर्डन है कि हर कंप्यूटर पे जाके हमें अपडेट करना पड़े वो कम हो जाता है। डेटाबेस सर्वर से मुराद ये कि ये सर्वर कंप्यूटर की वो टाइप है जिसमें कि हमारी डेटाबेस जो स्टोर होती है। डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा को कहा जाता है। तो जब हम अपने डेटा को मेंटेन करना चाहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के हम अपने डेटा को मैनेज करना चाहते हैं तो हम एक सर्वर को डेटाबेस सर्वर बना देते हैं। तो जितना भी उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है वो हमारे उस डेटाबेस सर्वर के अंदर जाके स्टोर होता है। बकिया जो क्लाइंट्स होते हैं उन क्लाइंट्स पे बैठ के हम अपनी उस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, हम अपना डेटा जो शेयर करते हैं। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आप जब जो नादरा ऑफिस है जब आप वहां जाते हैं तो कितने ऑपरेटर्स बैठे हुए होते हैं। हर ऑपरेटर जो वो जो सिटीजन है उसकी एप्लीकेशन को जो प्रोसेस कर रहा होता है, वो उनका डेटा ले रहा होता है और वहां पर स्टोर कर रहा होता है, जबकि जो उनका मेन सर्वर है जहां पर वो डेटाबेस एप्लीकेशन उन्होंने शेयर की है वो एक ही है। वो तमाम क्लाइंट्स पर जो वो शेयर्ड होती है और जो ऑपरेटर्स होते हैं वो अपने अपने डेटा वहां पर स्टोर कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली वो जो डेटा है वो फिर मेन जो डेटाबेस सर्वर है वहीं पर जाके स्टोर होता है, वहीं पर जो वो क्वेरीज पास की जाती हैं और वहीं से जो उस डेटा को रिट्रीव भी किया जाता है। अगर हर कंप्यूटर पे अलग अलग डेटाबेस पड़ी हुई हो तो फिर उसमें यूनिकनेस नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास ईमेल सर्वर आ जाता है। ईमेल सर्वर डेडिकेटेड सर्वर की वो टाइप है जो कि सारी की सारी इनकमिंग ईमेल्स या आउटगोइंग ईमेल्स को हैंडल करेगा। उसको ईमेल सर्वर का नाम दिया जाएगा। ईमेल सर्वर जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी एग्जांपल लाइक जिस तरह से जीमेल का सर्वर है, तो जीमेल सर्वर के साथ जो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद हमारी जितनी भी ईमेल्स आती हैं वो जीमेल के सर्वर पे आती हैं। जब हम लॉग इन करते हैं तो हमारा वो जो क्लाइंट है वो उस जीमेल सर्वर के साथ कनेक्ट होता है और हमारा जो फोल्डर वहां पर ईमेल का बना होता है वहां पर जितनी भी ईमेल्स होती हैं वो हमें अपने क्लाइंट पर नजर आती हैं। जिनको हम डिलीट करते हैं वहां से डिलीट हो जाते हैं और जिनको हम वहां पर स्टोर करते हैं वो वहां पर स्टोर रहती हैं। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहीं भी चले जाएं, हम अपनी डिवाइस को जब जीमेल के सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, हम लिखेंगे gmail.com, हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे तो जीमेल सर्वर पे जो हमारी ईमेल्स हैं वो हमें यहाँ पर नजर आती हैं। हमारी डिवाइस के अंदर वो ईमेल्स नहीं होती हैं एक्चुअली। सो जो मेल सर्वर है वो सारी की सारी ईमेल्स को स्टोर करता है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन सर्वर आ जाता है।
कम्युनिकेशन सर्वर नेटवर्क पे होने वाली तमाम तरह कम्युनिकेशन को जो वो कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कम्युनिकेशन सर्वर का नाम दिया जाता है। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी मैनेज करता है और जितनी भी रिक्वेस्ट जो कि इंफॉर्मेशन इंटरनेट से लेने के लिए भेजी जाती हैं या जो मैसेजेस जो वो नेटवर्क से बाईपास किए जाते हैं, वो सारे के सारे कम्युनिकेशन सर्वर से होकर गुजरते हैं, इसलिए इसको कम्युनिकेशन सर्वर का नाम दिया जाता है। यानी ये वो गेट है जहां से हमारा डेटा इन और आउट होता है। ईमेल सर्वर्स, वेब सर्वर्स and other devices needing to communicate with the internet usually route all their traffic through the communication servers। तो वो कहता है कि जितने भी सर्वर्स हैं, वो वेब सर्वर हो सकता है, वो ईमेल सर्वर हो सकता है, उन सारों को कम्युनिकेशन सर्वर की जरूरत होगी। सो सबका डेटा यहां से इस गेटवे से इन और आउट होगा। इसी तरह से वो कहता है कि ये एक वो सिंगल पॉइंट है जो कि हमें उस कंप्यूटर की जो वर्ड है उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड मेक इट इजियर टू सिक्योर द नेटवर्क फ्रॉम द हैकर्स। तो हम जितनी भी सिक्योरिटी है वो हम इस कम्युनिकेशन सर्वर पे जो वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां से हमें रिक्वेस्ट मिलनी है और यहां से हमारी रिक्वेस्ट आउट होनी है। लिहाजा यहां पर जो सारी जो सिक्योरिटी है वो अप्लाई की जाती है। फिर उसके बाद वेब सर्वर आ जाता है। अ टाइप ऑफ सर्वर दैट इज यूज्ड टू होस्ट अ वेबसाइट अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट कॉल्ड अ वेब सर्वर। यानी ये वो डेडिकेटेड सर्वर है जहां पर हमारी वेबसाइट्स को स्टोर किया जाता है। हमारी सारी जो वेबसाइट्स हैं उनको यहाँ पर होस्ट किया जाता है और इनको पब्लिश करने के लिए वहां पर उस वेब सर्वर पे रखा जाता है और वो वेब सर्वर इंटरनेट के साथ 24 आवर्स कनेक्टेड रहता है। इसी इसको वेब सर्वर का नाम दिया जाता है क्योंकि इस पर सारे वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं। सो कहते हैं वेब सर्वर रन स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट इनेबल देम टू होस्ट द वेब पेज। इसमें स्पेशल जो सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी वेबसाइट्स को वहां पर अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन सर्वर आ जाता है। ऑथेंटिकेशन सर्वर कीप द ट्रैक ऑफ द यूजर्स हु लॉग ऑन टू द नेटवर्क। वो यूजर्स जो कि उस नेटवर्क पे लॉग इन करते हैं उनका ट्रैक रखता है, उनका रिकॉर्ड ये अपने पास रखता है और जितने भी यूजर्स क्रिएट किए जाते हैं उनके यूजर नेम्स और उनके पासवर्ड्स इसी ऑथेंटिकेशन सर्वर के अंदर मौजूद होते हैं। सो वो कहता है कि जब कोई भी यूजर लॉगिन करता है तो उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड इस ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास ऑथेंटिकेशन के लिए भेजा जाता है। वहां पर जाके वो चेक होता है, अगर उसका यूजर नेम और पासवर्ड सही हो तो फिर वो लॉगिन कर दिया जाता है, अगर ना सही हो तो फिर जो रिक्वेस्ट होती है उसको डिनाई कर दिया जाता है। ऑथेंटिकेशन सर्वर आल्सो एक्ट एज एन ओवरसीज ऑफ द नेटवर्क, यानी वो नेटवर्क को सुपरवाइज भी करता है। इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर डेडिकेटेड सर्वर लोकेटेड ऑन द नेटवर्क, के जो सर्वर पे डेडिकेटेड जो दूसरे डेडिकेटेड सर्वर्स हैं उस नेटवर्क पे उनकी तरफ से मुख्तलिफ तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको देखना या उनको मैनेज करना भी ऑथेंटिकेशन सर्वर का काम होता है। उसके बाद जो लास्ट स्लाइड है हमारे आज के लेक्चर की वो है फाइल सर्वर। फाइल सर्वर नाम से जाहिर है कि ये हमारी फाइल्स को स्टोर करेगा और हमारी फाइल्स को मैनेज करेगा। जो कि नेटवर्क पे मौजूद यूजर्स हैं वो अपना डेटा जो यूज करते हैं, जो रोज के रोज वो अपनी फाइल्स बनाते हैं, वो सारी की सारी फाइल्स वहां पर स्टोर की जाती हैं। ऑन कॉर्पोरेट नेटवर्क एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड विद स्पेस ऑन अ फाइल सर्वर टू स्टोर फाइल्स। तो वो कहता है कि अगर कोई कॉर्पोरेट नेटवर्क है जहां पर बहुत ज्यादा सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उन एम्प्लॉयज को अपनी फाइलों को स्टोर करने की सर्विसेज ये जो फाइल सर्वर है ये प्रोवाइड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर्स का टॉपिक था।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।